स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग तरह की स्टेम सेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स में डिफरेंसेस देखेंगे। एडल्ट स्टेम सेल्स और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में क्या समानता होती है? ये जो दोनों सेल्स होती हैं, ये दोनों प्रकार के सेल्स में रिपीटेशन और स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यूज़ को बनाने की क्षमता पाई जाती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में इन कोशिकाओं का पृथक्करण और रख रखाव अविशिष्ट अवस्थाओं में किया जा सकता है, यानी कि जब ये अनस्पेसिफाइड सेल्स होती हैं तब इनको अलग किया जा सकता है और उनका रख रखाव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इनमें समानता होती है, ये दोनों सेल्स जो होती हैं, इनको जब साइंटिस्ट ने इनको चिन्हित करने के लिए एक समान तकनीकी का उपयोग किया। ये जो टेक्निक थी सेल सरफेस मार्कर और दूसरा जीन्स अभिव्यक्ति के द्वारा इनको चिन्हित करने का उपयोग किया। सेकंड, जो ये दोनों सेल्स होती हैं, इनको अगर प्रतिरक्षी तंत्र में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये दोनों ही प्रकार की जो सेल्स होती हैं, ये कोशिकाओं में प्रोलिफेरेट होती हैं और साथ में इनमें स्पेसिफिक होने की क्षमता पाई जाती है। दोनों प्रकार की जो ये कोशिकाएं होती हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये क्षतिग्रस्त स्थल की तरफ, इन कोशिकाओं की तरफ ये आकर्षित होती हैं और इस क्रिया को हम होमिंग कहते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च से ये भी ज्ञात हुआ कि दोनों प्रकार की जो स्टेम सेल्स होती हैं, उनको चाहे जंतु में रोपित अवस्था यानी कि इनको कोशिकीय वातावरण में करें या फिर अकोशिकीय वातावरण यानी कि प्लेट में कल्चर के द्वारा वृद्धि में रखा जाता है, तो ये दोनों समान रूप से ही डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अभी तक हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट सेल में समानता देखी थी। अब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एडल्ट सेल्स और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में डिफरेंसेस देखेंगे। फर्स्ट तो जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये जो एडल्ट एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं, ये एडल्ट टिश्यू में पाई जाती हैं और जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो में पाई जाती हैं, यानी कि इनका सोर्स, ओरिजिन ऑफ सोर्स अलग अलग होता है। सेकंड, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, उनको कल्चर के माध्यम से कोशिकीय गुच्छे के रूप में डेवलप किया जा सकता है। इस प्रकार का जो कैरेक्टर होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में मिलता है, जबकि एडल्ट स्टेम सेल में नहीं पाया जाता है। और ये जो एडल्ट के टिश्यू में जो स्टेम सेल्स होती हैं, उनमें डिफरेंशिएशन की योग्यता एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स के समान नहीं होती है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं उनमें डिफरेंशिएशन की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, ये जो स्टेम सेल्स होती हैं जिनमें हमने देखा कि इनमें प्रोलिफेरेशन पाया जाता है, डिवीज़न की क्षमता पाई जाती है, तो इससे इन कोशिकाओं की सहायता से हम कई बीमारियों का इलाज साइंटिस्ट ढूंढ सकते हैं और लाइलाज बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं, इनमें डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएशन होने की क्षमता होती है, जैसे कि ये विभिन्न प्रकार के अस्थि, मांसपेशी और नर्व सेल्स में ये कोशिकाएं विकसित हो सकती हैं। और इस तरह से जब ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती हैं तो इससे कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और इसी के ही एग्जाम्पल हम अपने उसमें देख सकते हैं, जैसे कि अगर किसी की अंगुली कटने पर ये जो स्किन होती है उसकी स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और वहाँ पर नई स्किन आ जाती है। इसी तरह आपने छिपकली में भी देखा होगा कि उनकी पूंछ कट जाती है तो उनकी पूंछ में रीजनरेशन भी इन्हीं स्टेम सेल्स के कारण पाया जाता है। इन स्टेम सेल्स को, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम होती है,
वर्टिब्रल कॉलम में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन बीमारियों में इन स्टेम सेल्स का उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट में कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर कि कुछ सेल्स जैसे फेलियर हो जाती हैं, यानी कि वो सेल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और जब वो सेल्स एक बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वो रिजनरेट नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ये स्टेम सेल्स हैं उनकी मदद लेकर के वो नई सेल्स बनाई जा सकती हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, और या फिर उस ऑर्गन को रिपेयर किया जा सकता है जिससे कि वो आदमी उसका जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सके। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि मानव में हृदय पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं या हार्ट अटैक आ जाता है और उनके हार्ट को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेम सेल्स हैं उनको जो क्षतिग्रस्त हुई हुई सेल्स हैं उन स्टेम सेल्स के द्वारा उनको रिप्लेस किया जा सकता है और इससे उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। हालांकि इन बीमारियों में साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च जारी है और रिसर्च किया जा रहा है ताकि इन बीमारियों का इलाज किया जा सके। इसी तरह ये जो स्टेम सेल्स हैं इनका डायबिटीज़ की बीमारी में भी इलाज किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा है कि पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन के सीक्रेशन की कमी के कारण डायबिटीज़ की बीमारी होती है, और ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिन्हें हम आइलेट सेल्स कहते हैं, उनके द्वारा ये इंसुलिन बनता है। अगर ये सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाती हैं तो इसके कारण उस आदमी में डायबिटीज़ हो जाता है। इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम होता है अपना, उसमें भी कई तरह की बीमारियां इन नर्वस सेल्स के जो नर्व सेल्स होती हैं उनके क्षतिग्रस्त होने के कारण होती हैं। ये जैसे पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स जैसे रोग होते हैं, या जो डोपामाइन जो केमिकल्स होते हैं और जो दूसरे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, इनका सीक्रेशन करने वाली जो नर्व सेल्स होती हैं उनके क्षतिग्रस्त होने से इस तरह के ये नर्वस सिस्टम और प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। कई बार स्पाइनल कॉर्ड की जो सेल्स होती हैं उनके क्षतिग्रस्त होने से ब्रेन ट्रॉमा या पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में जो नर्व सेल्स होती हैं वो अपना नियंत्रण खो देती हैं, और जो मैच्योर नर्व सेल्स होती हैं वो एडल्ट स्टेज में ही डिवीज़न नहीं कर पाती। जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें डिवीज़न की क्षमता नहीं पाई जाती। ऐसे रोगियों में प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं, अगर उनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो जो नर्व सेल्स होती हैं या नर्व सेल्स बनने लगती हैं नई, या उनसे जब टिश्यू बनना शुरू होता है तो उससे जो नर्वस सिस्टम का कार्य है वो सामान्य हो जाता है। और ऐसे टेक्निक से जो पार्किंसंस रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनका भी इलाज किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसी बीमारियों का इन स्टेम सेल्स की सहायता से उनका इलाज खोजने का रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं इन स्टेम सेल्स के द्वारा ऐसी बीमारियों का इलाज करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं जिनकी सहायता से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सके। दूसरा, कई बार क्या होता है कि ये स्टेम सेल्स मनुष्य की बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में ही रहती हैं, तो साइंटिस्ट इन कोशिकाओं को चिन्हित करके एक्टिव कर देना चाहते हैं ताकि ये सेल्स एक्टिव हो जाएं और स्तंभ कोशिकाओं को भी इंजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं हो। इसके अलावा जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं उनका उपयोग प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग जैसे कि ल्यूकोमिया और एड्स जैसी बीमारियों में भी किया जा सकता है, क्योंकि जो एड्स वायरस होता है वो CD4 इम्यून सिस्टम जो सेल्स होती हैं उनको नष्ट करता है, और इसलिए ये जो स्टेम सेल्स की तकनीकी का उपयोग करके बीमार व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जा सकता है। तो इस तरह से गंभीर बीमारियों के इलाज में इन स्टेम सेल्स का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से इन स्टेम सेल से दूसरी बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। जैसे कि हमने ये देखा कि जो स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स इसके अलावा जो अपनी बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है।
लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें डिवीज़न और जो ग्रोथ होती है वो एक रेगुलर फॉर्म में ना होकर के लगातार और इर्रेगुलर फॉर्म में होने लगती है, जिससे क्या होता है कि ट्यूमर बन जाता है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बहुत ही घातक होता है, जिसे सामान्यतः कैंसर कहा जाता है। जो साइंटिस्ट हैं वो स्टेम सेल्स के माध्यम से इस रोग का इलाज ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इन डिवाइड होने वाली सेल्स को केमिकल संकेत पहुंचा दिया जाए कि ये जो सेल्स हैं अपना विभाजन रोक दें, तो उससे क्या होगा कि जो ट्यूमर बनने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी और इस तरह से कैंसर रोग को रोका जा सकता है। क्योंकि जो ट्यूमर और जो कैंसर रोग होते हैं वो सेल्स के इर्रेगुलर डिवीज़न के कारण ही होता है। अगर उनके इर्रेगुलर डिवीज़न को रोक दिया जाएगा तो इनडायरेक्टली इस कैंसर के रोग को रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टेम सेल्स की मेडिकल साइंस में उपयोगिता के बारे में पढ़ा कि स्टेम सेल्स को हम किस तरह से तरह तरह की बीमारियों का इलाज करने में यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक्स क्लास।